मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं में हिंदी विषय में पाठ 5 करेंगे जिसका नाम है गलता लोहा। आज हमारा जो विषय है पढ़ाने का वो क्या है, उसके गलता लोहा के प्रश्नोत्तर। लेकिन प्रश्नोत्तर करने से पहले हम थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते कि आज का हमारा जो पाठ है गलता लोहा, उसमें लेखक हमें क्या बताना चाहता है और क्या हमें वो बताने की कोशिश कर रहा है। हमारा जो पाठ है गलता लोहा, उसके जो लेखक है वो है शंकर जोशी। शंकर जोशी ने गलता लोहा जो हमारा जो पाठ है उसमें क्या बताया कि जो हमारी जातिगत जो भेदभाव होता है, जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उससे लोगों की क्या भावनाएं बन जाते हैं, लोगों के क्या विचार बन जाते हैं। तो उसी के आधार पर हमारा ये पाठ है। पाठ को जानने के लिए, इसको समझने के लिए आप हमारे साथ क्लास तक बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। हमारा जो पाठ है उसमें क्या होता है कि मोहन नाम का एक लड़का होता है। जो मोहन के जो पिता वो एक निर्धन पुरोहित होते हैं। पुरोहित कौन होते हैं? जो पूजा का कार्य, पूजा पाठ का कार्य दूसरों के घर में करते हैं, पंडित जो लोग होते हैं। तो जो पुरोहित होता है वो अपने बेटे को पढ़ाने में कहीं ना कहीं समर्थ नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं होता कि मोहन को वो पढ़ा सके। लेकिन जो मोहन नाम का जो लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, उसको जो मोहन के जो पिता होते हैं, वंशीधर उनका नाम होता है। तो वंशीधर क्या सोचते हैं कि जो मोहन है मैं उसको एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊं, कि वो एक अच्छी पोस्ट पर, एक अच्छे पद पर कार्य करे बड़ा होकर, और जो मेरा सपना मैं कहीं ना कहीं उसको साकार करूं, कहीं ना कहीं मैं उस सपने को सच बनाऊं। मोहन क्या करता है कि जो वो स्कूल जाता है तो पांचवी कक्षा के बाद उसको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, जिससे क्या करता है वो उसको आगे पढ़ाने का एक मार्गदर्शन मिल जाता है। उसकी मोहन के पिता को भी मिल जाती है कि कहीं ना कहीं जो मोहन को स्कॉलरशिप मिली है, छात्रवृत्ति मिली है, तो उससे क्या होगा कि मोहन के जो आगे की जो पढ़ाई का खर्च है थोड़ा बहुत वो दूर हो जाएगा। तो उसके बाद पांचवी कक्षा के पढ़ने के बाद मोहन ने क्या किया कि मोहन आगे पढ़ना चाहता था, और जो स्कूल था उनके गांव में सिर्फ पांचवी कक्षा तक ही स्कूल था। जो आगे पढ़ने के लिए जाने के लिए अगर वो जाते तो स्कूल जो था उनके गांव से 4 मील दूर था, यानी कि 4 किलोमीटर वो स्कूल दूर था। और वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता था, बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती थी। बारिश के समय में नदी में बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, और जिससे क्या था, रास्ता बंद हो जाता था और आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो मोहन के पिता ने क्या किया, वंशीधर ने क्या किया, अपने किसी यजमान के घर मोहन के रहने का बंदोबस्त कर दिया, और वहां पर क्या करने लगा, मोहन रहने लगा, वहीं पर पढ़ने लगा। लेकिन कभी जब भी वो गांव में आता था तो उसको नदी पार करनी पड़ती थी। तो आपने भी देखा होगा कि हर एक जो माता पिता होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए, उसकी जान किसी भी उसमें खतरे में ना पड़े। तो कहीं ना कहीं जो वंशीधर था वो अपने बेटे को ध्यान में रखते हुए उसने निर्णय लिया कि मैं मोहन को आगे नहीं पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जान को खतरा होता है, क्योंकि वो बहुत गहरी नदी को पार करके गांव में आना पड़ता है। तो ऐसे ही एक दिन उन्हीं की जो जाति थी, पुरोहित जाति का एक रमेश नाम का व्यक्ति उनके गांव में आता। वो लखनऊ में क्या करता था, नौकरी करता था। और वो जब लखनऊ से वो गांव में आया तो रमेश क्या था, वंशीधर से उसने बात की। तो वंशीधर ने उसको बताया कि मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए क्या मुझे उसकी अच्छी शिक्षा देने की उसको जरूरत है। तो रमेश ने उसको कहा कि आप मेरे साथ लखनऊ भेज दीजिए, मैं वहां पर उसकी अच्छी शिक्षा करवाऊंगा, उसके रहने का अच्छे से बंदोबस्त करूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या था, वंशीधर उसकी बात को मान जाते हैं, और जैसे ही रमेश उसको शहर में लेकर जाता है मोहन को, वहां से जो मोहन था उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। उसका जो जीवन था गांव में जैसा उसका जीवन था, और शहर में जाने के बाद जो उसका जीवन हुआ वो बिल्कुल ही अलग हो गया था। वो किस तरीके से अलग हुआ, क्योंकि वहां पे जो मोहन गया वहां लखनऊ में, तो वहां पे जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, घर पर आसपास जो भी कॉलोनी थी, सभी औरतें उसको घर के काम बताने लगी। और जो लखनऊ में जो रमेश का घर था वहां पर भी क्या था, उसको एक नौकर की तरह ही उससे व्यवहार किया जाता था। वहां जाने के बाद रमेश ने क्या किया, जो एक छोटा सा साधारण सा स्कूल था जिसमें मोहन का दाखिला करवा दिया, और उसको पढ़ने के
क्योंकि घर के सारा दिन जो काम होते थे वो सारे मोहन से ही करवाए जाते थे। आसपास की जो भी औरतें थे वो भी क्या थी, मोहन से काम करवाते थे। तो वहां पे वो क्या करता है कि उसको पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। 8वीं कक्षा पास करने के बाद वो गांव में आता है और गांव में क्या किया उसने, अपने माता पिता को अपनी जो वास्तविक जिंदगी थी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ जो मेरे रहने का व्यवस्था है वो कैसी है, मेरे साथ वहाँ पर कैसा व्यवहार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब बताकर मोहन अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। तो उसके बाद जैसे वो शहर में वापस जाता है तो रमेश ने उनके दिमाग में क्या बिठा दिया कि MA BA करे हुए लोग भी बेरोजगार घूमते हैं, तो आप पढ़कर क्या करोगे, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तुम्हें कुछ काम सीखना चाहिए। और उसका दाखिला एक तकनीकी स्कूल में करवा दिया गया, जिससे क्या था, ताकि वो कुछ ऐसा काम सीख सके अपने जीवन में आगे वो उस काम को करता रहे, जिससे उसकी जो आय है वो बढ़ती रहे। तो वहां पर उसने क्या किया, तकनीकी स्कूल की भी शिक्षा उसने प्राप्त कर ली और उसके बाद वो क्या किया, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, नौकरी करने के लिए उसने बहुत सारे कारखानों और फैक्ट्रियों के धक्के खाने शुरू कर दिए। और कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ, एक फैक्ट्री में उसको नौकरी भी मिल गई। तो उसके बाद उसने क्या किया, वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो अपने गांव में आया और गांव में आकर जब उसने अपने पिता को बताया कि वहां पर मेरे साथ ये सब हुआ और मैं एक बड़ा इंसान नहीं बन सका क्योंकि मेरी जो शिक्षा थी वो तो अच्छे तरीके से हुई ही नहीं, तो उससे कहीं ना कहीं वंशीधर को बहुत ज्यादा दुख होता है कि शायद मैं अपने बेटों को उसके साथ ना भेजता, उसकी बात ना मानता, मैं यहाँ पर जैसे तैसे करके उसको बढ़ा लेता, किसी से उधार लेके मैं करता, कुछ भी करता, लेकिन मैं मोहन को एक बड़ा इंसान बना देता। तो वैसे ही वो जैसे ही गांव में आता है तो वही अपना उसका जो डेली का जो घर में काम होता है कि खेत में जाना, घर में काम करना, वही उसका रूटीन बन गया, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई जो थी वह अच्छे तरीके से नहीं हुई थी, वो एक बड़ा इंसान नहीं बन सका। तो ऐसे उसने एक दिन घर से वो निकला अपने खेत की जो चारों ओर का जो किनारा होता है उसको साफ करने के लिए। तो उसने देखा कि उसकी दरांती में जिससे हम घास वगैरह काटते हैं कि उसमें क्या था, वो उसकी धार तेज नहीं थी। और उसने क्या कि वो अपने दोस्त के पास गया, बचपन का दोस्त है उसका धनराम, और वो क्या थे, शिल्पकार परिवार से था वो। और उसने क्या कि वो उसके पास गया तो उसने उससे कहा कि मेरी जो दरांती है उसको, इसकी जो धार है उसको तेज कर दे। तो वहां पे उसने देखा कि जो शिल्पकार थे और जो ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, शिल्पकारों के घर जाना और या उनके पास ज्यादा समय तक बैठना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि जो शिल्पकार है वो एक क्या थे, नीच जाति के लोग थे और जो ब्राह्मण थे वो एक उच्च जाति श्रेणी में आते थे। तो वहां पर मोहन काफी समय तक बैठा रहा, उसने उसकी दरांती को भी मतलब तेज धार कर दी। और जो धनराम तो उसने क्या किया, अपनी धूनी में से एक लोहे को निकाला और उसको वो गोल करने का प्रयास करने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं धनराम उसको गोल करने में, उस लोहे को जो गर्म लोहा था उसको चोट डालने में, चोट पीटने में कहीं ना कहीं वो सक्षम नहीं था, क्योंकि जो वो उसको गोलाई करना चाहता था उसको वो गोल नहीं कर पा रहा था। तो मोहन ने क्या किया, उसके हाथ से जो वो गर्म छड़ थी लोहे की वो ली और उससे हाथ से हथौड़ा लिया, उस लोहे की गर्म छड़ को उसने एक जगह टिकाया और जल्दी जल्दी हथौड़े से पीट कर उसको गोल कर दिया। और फिर से उसकी आग में जो धुनी जो उसने लगाई हुई थी, आग लगाई हुई थी, उसके अंदर डाला और जो भी उसमें कमी रहती थी, कमी पेशी रहती थी, उसको फिर से उसने कर दिया गोल। और वो क्या था, ये जो लोहे की छड़ को गोल करने का जो कार्य था वो इतनी जल्दी हुआ कि धनराम को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि धनराम क्या था, देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि एक ब्राह्मण जाति का लड़का वो एक लोहे का काम कर रहा है और वो भी इतनी अच्छी तरीके से। जो हमारा काम क्या है, लोहे का काम करना, जिस काम को मैं इतनी आसानी से नहीं कर सका वो मोहन ने कर दिया, जो कि एक पुरोहित था, जो कि एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था। तो वहां पर क्या था, इस चीजों से क्या था, मोहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि वो कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है, क्योंकि धनराम भी क्या था, उसका बचपन का दोस्त, और धनराम क्या था, पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या था कि पढ़ाई तो क्या है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनी है, बचपन में जो चीज सिखाई जाती है कि नहीं ये काम तो उनके लिए है, ये हमारा काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं धनराम के दिमाग में भी ये चीज बिठाई गई थी कि जो
पढ़ाई का काम है वो तो पुरोहित लोगों का है, हमारा काम नहीं है, हम तो शिल्पकार है और शिल्पकारों का काम क्या था, लोहे का काम करना। तो ये क्या था कि जो एक जातिगत जो भेदभाव की जो भावना है वो कहीं ना कहीं क्या है हमारे दिमाग में उनके शुरू से बीज बो दिए जाते कि नहीं ये लोग छोटे और ये लोग बड़े हैं। तो ये हमारा जो पाठ था ये थोड़ी छोटी सी उसकी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। अब हम अपने प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। मैंने आपको कहानी बताई है तो उसमें वो क्या पूछना चाहते हैं कि किताबों की विद्या जिसमें किताबों के बारे में बताया गया है और घन चलाने की विद्या, घन का अर्थ यहाँ पे क्या है, किसी चीज को जोर से पीटना सिखाना। तो यहाँ पे क्या था कि इन दोनों बातों का जिक्र कब कब आया, तो ये जो लेखक हमसे यही पूछना चाहते हैं, हम इसका उत्तर करते हैं। धनराम बार बार याद करने पर भी तेरा का पहाड़ा याद नहीं कर पा रहा था। कि जो धनराम था, मैंने आपको बताया कि वो भी क्या था, उसका बचपन का मित्र था मोहन का। धनराम क्या करता था, वो जब इकट्ठे पढ़ते थे उसको 13 का पहाड़ा यानी कि 13 का टेबल उसको याद नहीं होता था, बार बार कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं होता था। शायद उसकी मन बुद्धि या मन में अध्यापक की पिटाई के प्रति डर आड़े आ रहा था। अब यहाँ पे क्या था कि या तो क्या था, धनराम के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो 13 का पहाड़ा याद कर सके, या मन में अध्यापक की पिटाई के प्रति डर आड़े आ रहा था। या कई बार क्या होता है कि हाँ टीचर ने क्या करना है, 2 मार लेने 4 मार लेने, इससे ज्यादा तो नहीं मारेंगे, वो जान से तो मारने से रहे। तो कहीं ना कहीं क्या था, धनराम के दिमाग में ये सब चीजें, मन में ये सब चीजें थी कि अगर मैं 13 का पहाड़ा याद नहीं भी कर पाया तो क्या होगा, अध्यापक क्या करेगा, जाते जाते मुझे 2 मारेगा 4 मारेगा। जैसे कि आजकल बच्चे भी सोचते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या करेंगी मैडम, 2 मार लेगी 4 मार लेगी, क्या करेगा सर, 2 मार लेगा, इससे ज्यादा कुछ करने से क्लास से बाहर निकाल देगा। तो ये सब जो चीजें थी कहीं ना कहीं क्या थे, धनराम के दिमाग में बैठी हुई थी, धनराम के मन में बैठी हुई थी। अध्यापक कहता है कि लोहे के काम के विषय में ही सोचने वाले को विद्या नहीं आ सकती। अब जो उनका अध्यापक था वो क्या कहता है कि लोहे के काम के विषय में ही, कि जो धनराम था उसके जो पिता थे वो लोहे का काम करते थे, और वो कहते हैं कि जो लोग लोहे का काम करते हैं वो विद्या नहीं, उनको विद्या नहीं आ सकती, उनको पढ़ाई नहीं आ सकती, वो पढ़ नहीं सकते। धनराम के पिता भी उसे पढ़ाने में असमर्थ थे, कि जो धनराम के पिता थे वो भी क्या सोचते थे कि जो हमारा काम क्या है, लोहे का काम करना, और कहीं ना कहीं उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे कहते धनराम की जो शिक्षा थी उसको वो लगातार करवाते हुए उसको शिक्षित कर सकते थे। अतः उसे अपने साथ धोकने फूकने और लोहे के अन्य कामों में लगा लिया। अब उसने क्या किया, धनराम के जो पिता थे उसने क्या किया, लोहे का काम करना था, धोकनी मीन्स जिसमें आग जलाकर लोहे को गर्म किया जाता है। तो उसने क्या किया, धोकनी फूकने में, कि अपने साथ वो क्या करता, जब भी वो काम करता था धनराम को भी अपने साथ वो लगा लेता था कि आओ मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ। लोहे के अन्य कामों में लगा लिया, धोकनी फूकने के साथ साथ उसको लोहे को काटना, लोहे को मोड़ना, लोहे को गर्म करना, उसने हर एक काम में उसका क्या किया, उसकी रुचि बना दी, ताकि बड़ा होने के बाद धनराम क्या इस कार्य को अच्छे से कर सके। उसे हथौड़ा और घन चलाने की विद्या सिखा डाली। अब वो क्या था, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसके पिता ने क्या किया, उसको हर एक कला सिखानी शुरू कर दी। जैसे आपने देखोगे कि लोहे को गर्म अगर किसी भी आकार में उसको बदलना है तो उसको पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको हथौड़े से पीटा जाता है। घन चलाने की, घन क्या, किसी चीज को एक ही जगह पीट कर किसी और आकार में बदल देना। तो ये थी हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम और मोहन, मैंने आपको बताया कि जो दोनों बचपन के मित्र थे। प्रतिद्वंदी का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अपना विरोधी मानना, कि जो धनराम था वो मोहन को अपना विरोधी क्यों नहीं मानता था। लेखक हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है, आइए हम इसका उत्तर करते हैं। मोहन कुशाग्र बुद्धि का बालक था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोहन था वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज था, और मोहन का दिमाग क्या था, बहुत ही ज्यादा तेज था, बुद्धि जो थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वह कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के
उत्तर देकर अध्यापक को संतुष्ट कर देता था। अब मोहन जैसे ही कक्षा में अध्यापक जो टीचर होता है, अगर कोई भी प्रश्न पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ बच्चे होते हैं कि वो फटाफट से उनके आंसर दे देते हैं, फटाफट से उनके उत्तर दे देते हैं। मोहन भी ठीक उसी प्रकार क्या करता था, अगर उनके अध्यापक, अगर उनका कोई टीचर कोई भी प्रश्न पूछता था तो मोहन क्या करता था, फटाफट से उनको उत्तर देकर अध्यापक को सेटिस्फाइड कर देता, अध्यापक को संतुष्ट कर देता था। धनराम मोहन के प्रति आदर वो जो धनराम था वो मोहन से नहीं डरता था कि ये मेरी पिटाई करवाता है, ये तो ज्यादा पढ़ता है। वो हमेशा क्या करता था, हालांकि वो उससे नालायक था, धनराम के पास इतना दिमाग नहीं था जितना मोहन के पास है, लेकिन फिर भी वो हमेशा क्या करता था, उसका आदर करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था। उसके बाद हमारा जो है आगे प्रश्न है, स्नेह भाव रखता था। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो धनराम था वो मोहन के प्रति आदर रखता था और साथ में क्या था, स्नेह भाव रखता था, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। अध्यापक के कहने पर मोहन द्वारा बेंत मारे जाने को वह उसका अधिकार समझता था। आपने देखा होगा कि कई बार जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, टीचर उनको कई बार कह देते हैं कि हाँ इसको 2 थप्पड़ मार, हालांकि अब ऐसा नहीं होता, ये पहले की बातें हैं कि जो अध्यापक था, अगर धनराम कुछ भी नहीं सुनाता था, मोहन हमेशा सुनाता था, तो उसको क्या कहता था कि जाओ जाकर एक मोटा सा डंडा लेकर और डंडे लाकर वो क्या करता था कि जिन बच्चों ने नहीं सुनाया आप उनको डंडे मारो। तो जो धनराम था, मोहन से डंडे खाने के बाद भी वो उससे घृणा नहीं करता था, उसको बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो क्या समझता था कि अगर मोहन हमें मार रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अधिकार है। उसके बाद वो कहते हैं, बचपन से ही मन में बैठाई गई जातिगत हीनता की भावना के कारण भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जाति का भेदभाव होता है वो बचपन से ही बच्चे के मन में हम पैदा करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो हमेशा जब बचपन से उसको यही चीज सिखाई जाएगी कि हम तो बहुत छोटे हैं और ये क्या बहुत बड़े लोग हैं, तो बड़ा होकर भी उसके मन में हमेशा यही चीज रहेगी कि नहीं हम तो बहुत छोटे हैं और ये लोग हमेशा बड़े हैं। तो वही काम धनराम के पिता ने धनराम के साथ किया था कि बचपन से उसके मन में जो जाति की जो हीन भावना थी कि हम तो बहुत छोटे हैं, उस भावना के कारण भी क्या था, धनराम मोहन को अपना विरोधी नहीं मानता था, मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। अगर उसको बचपन से चीजें नहीं सिखाई जाती कि हम छोटी जाति के हैं, तो कहीं ना कहीं क्या था, जो मोहन था और जो धनराम था उन दोनों में दुश्मनी होनी जायज थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा जो है कोई भी हमारी इंसल्ट करे, कोई भी हमारी बेइज्जती करे। अगर मोहन और धनराम जाति के आधार पर ना देखा जाए तो एक दूसरे के वो प्रतिद्वंदी बिल्कुल होते। वो अब क्या था कि जातिहीनता के कारण जो धनराम के जो दिमाग था उसमें उसके प्रति कोई वैर विरोध नहीं था। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आगे हम अपना करते हैं तीसरा प्रश्न। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? अब मैंने आपको बताया था कि जब मोहन गांव में वापस आ जाता है शहर से, तो वो एक दिन धनराम के भट्टी पर जाता है और वहां पर क्या होता है उस चीज को देखकर धनराम क्यों हैरान होता है, आइए हम पढ़ते हैं इसका उत्तर। मोहन धनराम से लोहे की छड़ लेकर उसे तपाकर हथौड़े की चोट से पूर्णतः गोल रूप प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मोहन था वो एक दिन अपने खेतों की सफाई करने के लिए दरांती उठाता है और दरांती जब वो देखता है कि उसमें जो है वो तेज, उसकी जो धार होती है वो तेज नहीं होती, उसको लगता है कि हाँ ये घास को अच्छी तरीके से नहीं काट पाएगी, तो वो किसके पास जाता है, धनराम के पास जाता है। धनराम के पास जाकर वो कहते हैं कि इसकी जो धार है उसको तेज कर दी जाए। तो वहां पर क्या था कि जो धनराम तो एक लोहे की छड़ को क्या कर रहा था, गोल करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर क्या होता है हम यही पढ़ेंगे कि वहां पे मोहन ने क्या किया, धनराम से लोहे की छड़ को लेकर उसको तपाया, जहाँ पे उसने आग जलाई हुई थी उसमें तपाया, हथौड़े की चोट से उसको क्या किया, उसको पीट पीट कर गोल रूप प्रदान कर दिया। भट्टी पर बैठकर इस तरह के काम करने पर धनराम को आश्चर्य होता है कि मोहन को देख कर के ब्राह्मण का लड़का भट्टी पर बैठा है और वो लोहे का काम कर रहा है। तो ये सभी चीजें देखकर उसको क्या था, मोहन को बहुत ज्यादा आश्चर्य, वो बहुत ज्यादा
हैरानी होती है, क्योंकि मोहन एक पुरोहित का लड़का है। वो क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण का काम क्या होता है कि पूजा पाठ करना, और आग से तो उसका लेना देना बहुत दूर तक नहीं होता कि वो एक आग के सामने बैठकर काम करे। तो पुरोहित का लड़का होने से उसको क्या था, बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि पुरोहित का लड़का एक लोहे का काम इतने अच्छे तरीके से कर रहा है। उस समय शिल्पकारों द्वारा ब्राह्मणों को बैठने के लिए कहना भी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मैं जैसे आपको पहले बता दें कि शिल्पकार थे खुद को क्या थे, एक नीची जाति के लोग मानते, तो ब्राह्मण को एक उच्च जाति का माना जाता था। अगर उस समय कोई शिल्पकार किसी ब्राह्मण को अपने पास बैठने के लिए भी कहता तो वो क्या था, उसको क्या समझते कि वो एक मर्यादा के हीन है, कि उसने वो उसको नहीं कह सकता, क्योंकि छोटी जाति का लोग बड़ी जाति को अपने पास बैठने के लिए नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं वो क्या सोचते थे, अगर हम इसको बैठने के लिए बोले तो उनका अपमान होगा। तो ये था आज के हमारे इसके पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ फायदा हो तो अपने इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।